नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS टीवी और शो है रूबरू। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं भूपेश रसीन साहब। आज साहब हमारे साथ है तो बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि रिएक्ट कैसे किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप कैसे हैं? सर, इंटरव्यू के दौरान ये सवाल बड़ा ऐसा हो जाता है क्योंकि दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। जी 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 ये वाला। जी। सबसे पहले सर, जब हम बात करते हैं एक्टर होने की, तो अभी भी एक्टर्स के लिए अलग अलग विधाएं हैं कि आप कैरेक्टर आर्टिस्ट, या वैसे मेरी निजी समझ में एक्टर एक एक्टर होता है, वो तो खैर अलग अलग विधाएं हैं जो वो करता है। आप में का जो अभी तक का सफ़र रहा है एक्टिंग का, वो किस तरीके के रोल, किस तरीके की मूवीज़, किस तरीके का जॉनरा, थोड़ा मैं वो जानना चाहता हूँ। जी मैंने काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं टी सीरीज़ के लिए, भक्ति सागर के लिए भी, और टी सीरीज़ भक्ति सागर के लिए, और आई हैव डन द फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान एज अ मेन विलन। सो मुझे वो किरदार निभाने में अच्छा लगता है। और क्योंकि अगर आप देखा जाए सीक्वेंस के हिसाब से, तो हीरो हीरोइन और विलन, और आज की डेट में वैसे विलन नहीं है कि आपको थोड़ा लाउड विलन रह के करना पड़े। तो आई एम वेरी हैप्पी टू परफॉर्म एज अ विलन। बट जिसे बोलते हैं ना, चैलेंजेस हर फील्ड में है। जैसे अभी आपने शुरुआत किया, और उसके बाद मैंने सुदर्शन भी किया, नानक नाम जहाज भी किया एज ए कैमियो, और अभी रिसेंटली मैं केसी बुकाड़िया जी के साथ कर रहा हूँ सरदार द गेम चेंजर। वो थोड़ा पॉजिटिव रोल है। और जिसे बोलते हैं ना कि हर किरदार को निभाने के लिए आपको उस किरदार में घुसना पड़ता है। और पहली बात तो ये कि अब पहले एक्टिंग और आज की एक्टिंग में काफ़ी बदलाव आ गया है। आज जो नेचुरल है, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, यही एक्टिंग है। और जो पहले उसके लिए परफॉर्म करने के लिए एक डिफरेंट हिसाब से उसकी लीक थी, उस समय ज़रूरत थी। और इतने लीजेंड एक्टर हुए हैं, उन्होंने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। बट आज थोड़ा नेचुरल टच रखते हुए परफॉर्म करते हैं लोग। और अभी जब मैं विलन भी कर रहा था टाइगर ऑफ राजस्थान में, सो मेरे सामने एक सीन था जिसमें रंजीत जी थे, जिन्होंने खुद इतने विलन पार्ट किए, बट उसमें वो पॉजिटिव थे। बट यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स जो अपने सीनियर एक्टर के से होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अडेप्ट आज के हिसाब से करना होता है। बिल्कुल सर। अभी ना 2-3 चीज़ें आपने बोली कि विलन, और आपने दूसरा सरदार द गेम चेंजर, जी थोड़ा सा पॉजिटिव उसके बारे में, जो आपका क्लॉजेज हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ना बदलते हुए, अगर थोड़ी बहुत उसकी डिटेल्स कब तक आ रही है, क्या है कुछ? देखो, सरदार द गेम चेंजर ऑलरेडी दूरदर्शन पे तो चल रही है, अभी चालू हो गया। दूरदर्शन पे उन्होंने चालू किया है, और इट इज कमिंग एज अ सीरीज आल्सो इन अदर OTT, द बिग OTT, दे हैव अ कोलैबोरेशन, दूरदर्शन दे हैव अ कोलैबोरेशन विद देम। जो सरदार द गेम चेंजर, ये स्टोरी है 47 और 50 के बीच की। जो पीरियड है, ये बेसिकली सरदार पटेल ने किस तरह से रजवाड़ों को इकट्ठा करके पिरोया था, इनको एक भारत के अंदर में पिरोया था। सो आई एम प्लेइंग बशीर हुसैन जैदी। बशीर हुसैन जैदी साहब वो वहाँ के दीवान थे, रामपुर के दीवान थे। और रामपुर सबसे बड़ी रियासत होती थी हिंदुस्तान के अंदर में, जो कि आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ी टेरिटरी थी। मुरादाबाद, रामपुर, बिल्कुल जी, वो बहुत बड़ी टेरिटरी थी। तो ये जो शख्स थे बशीर हुसैन जैदी साहब, ये मैंने इवन किरदार निभाने से पहले मैंने इन पे बहुत स्टडी किया, जो कि मेरे को एक स्क्रिप्ट में नहीं थी वो चीज़ें। तो वो किस टाइप के आदमी थे, उनकी एजुकेशन लेवल क्या था उनका एजुकेशन लेवल, वो किस तरह से बिहेव करते थे। तो मैंने अपने कांटेक्ट के साथ उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के पास पहुंच करके उनको अडाप्ट करने की कोशिश की, और उनसे सीखने की कोशिश की कि उनका बेसिक नेचर क्या था, किस तरह से मूव करते थे, किस तरह से चलते थे, किस तरह से बात करते थे। क्योंकि आई थिंक वो एसेंस नहीं छूटनी चाहिए, जो जिस तरह से एक जिसे बोलते हैं छवि होती है, पर्सनैलिटी होती है कैरेक्टर की। तो उस पर रिसर्च करने के बाद में मैंने ये रोल निभाया और निभा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि रामपुर का अपना एक थोड़ा सा पर्टिकुलर डायलेक्ट है, रामपुर मुरादाबाद का। उसमें बातों को कहने का एक तरीका है, जो पॉजेस हैं वो थोड़े से अलग हैं। अब क्योंकि आप दीवान की बात कर रहे हैं, तो वो नज़ाकत नफासत बोलने के लिहाज से होती है, तो वो कैसे अडेप्ट की? एक्चुअली यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, उनका एजुकेशन जी 1920 1920 के आसपास वो
वो कैम्ब्रिज और बड़ी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, ठीक, वो इतने पढ़े लिखे थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे 2 बार। हिंदुस्तान की फर्स्ट पार्लियामेंट में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद फिर बाद में राज्यसभा में भी वो आए। उन्होंने वाइस चांसलर के लिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ दिया, क्योंकि वो एजुकेशन में इतना इन्वॉल्व थे, तो उस चक्कर में उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दिया। और जो भारत का संविधान बना, तो उस संविधान बनाने के मेंबर कमेटी में थे वो मेंबर। तो इतना एजुकेटेड आदमी वो, उनका क्योंकि उनका काफी वक्त हिंदुस्तान से बाहर निकला, और उनके एक्सपीरियंस से जो नवाब साहब ने कितना फायदा उठाया, और जो कि उसके इंटरनली जो माहौल था कि पाकिस्तान के साथ जाने का था, उनको जिन्ना के साथ जाने का था, किस तरीके से इसने इन्फ्लुएंस करके बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन उसको भारत के साथ मिलाया, और उसको बताया क्यों भारत में शामिल हो रामपुर, क्योंकि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, भारत के दिल्ली के करीब है, तो किस तरीके से बेनिफिट होगा, और जो हमारी आवाम के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो उस एसेंस को पकड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर आ, और यहाँ पे क्या क्या वर्ड और उर्दू के क्या क्या वर्ड वो रखते थे, तो उसको प्रैक्टिस करके ऑफ कोर्स वो अडॉप्ट किया, और जो स्क्रिप्ट में नहीं भी था वो भी डाला मैंने। टोनल क्वालिटी को चेंज की उसके लिए? टोनल क्वालिटी बिल्कुल, ऑफ कोर्स टोनल क्वालिटी कुछ सुनने के लिए मिल सकता है कि जब हम, क्योंकि हम एक फिल्म स्कूल में बैठे हैं जी, और जो कंज्यूमर्स हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं इस पूरे कंटेंट को, उसमें अधिकांश हैं स्टूडेंट्स जो कि इसी फिल्म स्कूल के हैं आसपास से, तो वो अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा जो गेस्ट बेस होता है वो अधिकांश फिल्म इंडस्ट्री से लोग होते हैं। तो मैं उस लिहाज से टोनल क्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं कि अगर अभी मैं आपसे एक बहुत ही भारी आवाज़ में या फिर थोड़ा सा टोन अप कर दूं, पिच थोड़ा तेज़ कर दूं, तो वो शायद एक इंटरव्यू ना लगे, वो एक चैट शो का एक फॉर्मेट हो जाएगा, बिल्कुल, है ना? तो मैं उस लहजे से, उस लिहाज से समझना चाहता हूँ कि व्हेन यू अडेप्टेड दैट होल पर्सनालिटी एंड द टोनल क्वालिटी, तो उसमें फ़र्क क्या आता है कि अभी आप में और व्हेन यू प्लेड दैट कैरेक्टर? अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल वॉइस है, नॉर्मल टोनर है, और अगर मैं उससे थोड़ी दबी आवाज़ में वो बात करते हुए, लेकिन आवाज़ ठीक थी। अगर जैसे इसमें एक लाइन है, वायसराय बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, वो बोलते हैं कि यार आपको कैसे पता मुस्लिम लीग ने ये दंगे कराए? तो उसमें स्टार्ट वो स्लो करते थे, और जैसे दिलीप कुमार की तरह पिच रखते थे वो अपनी, वो नीचे से ऊपर से नीचे, तो उस टाइप से वो बात करते थे। तो स्टार्ट वो करते हैं कि वायसराय साहब, ये दंगा शुरू करने वाले लीग के मेंबर थे, और पिछले ही हफ्ते जब हम लियाकत अली से मिले तो उसने हमें धमकी दी थी कि अगर भारत से जुड़ने की कोशिश की तो आप क्या करें? पैराबोला वो तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन चलते हैं, और वेरेस अगर मैं टाइगर ऑफ राजस्थान कर रहा था तो मैं यही टोन में था, और क्योंकि मुझे मालूम नहीं, जो मेरी इंडस्ट्री के कोलीग्स भी मेरे को कहते हैं कि वॉइस क्वालिटी एक डिफरेंट है मेरी, जो अमिताभ बच्चन, रजा मुराद, अमरीश पुरी के जॉनर में है, तो बैरीटोन थोड़ा भारी, तो भारीपन में, और वो हेल्प करती है आपको जिस जगह पे कर रहे हो। लेकिन आप एक नॉर्मल, जैसे मैंने बताया सटल विलन की बात कर रहा हूँ, तो आज आप नेगेटिव भी कर रहे हो, तो वो 100% नेगेटिव भी नहीं है और ना 100% पॉजिटिव भी नहीं है, जैसे एंटी हीरो बोलते हैं आजकल। बट आपको किरदार जो निभाने को मिलता है, वो किरदार मिलता है आपको थर्ड लीड में, हीरो हीरोइन के बाद, बल्कि मैं बोलूंगा हीरो के बाद जी, तो उसका काम होता है। तो आई रियली लव टू डू दैट ओनली, एंड इनफैक्ट इसी सिलसिले में कुछ मेरी साउथ के फिल्म्स के बातें भी चल रही हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं लीड करने जा रहा हूँ मैं उसमें भी, तो वही जॉनर की जो बड़े बड़े लोग हैं साउथ के जो बनाने वाले हैं, तो डिस्कशंस आर ऑन। और अभी मैं रिसेंटली आई हैव गिवन अ नॉट टू ए फिल्म, इट्स हॉलीवुड फिल्म, इट्स वैम्पायर वर्सेस rawhide, and again I'm doing the villain in that Hollywood movie. Okay, an Indian villain. But again that is a subtle villain kind of a thing. मैं आप लाउड विलन नहीं होते, आप ये उठा के चक्कू लेके गोली लेके, वो टाइम गया। अभी किस तरीके से आपका कोई तकिया कलाम नहीं है, वो तकिया कलाम वो पुराने वक्त में हो गया। आप जो नॉर्मल है वो आप विलन प्रे कर सकते हैं। और अभी मैं बात चल रही थी अभी आप ही के यहाँ इंस्टीट्यूट में उनके साथ में, तो वो ऐसे ही एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बोले यार भूपेश, आप तो यार आपकी बड़ा पॉजिटिव फेस है, हीरो टाइप फेस है, लेकिन आप नेगेटिव कैसे करोगे, आप परफॉर्म कैसे करोगे नेगेटिव? तो मेरी एक ही लाइन थी उनसे, सर एक्टर को कुछ भी करा लो, सब कर लेते हैं। तो मैंने कहा कमीनापन तो अंदर होता है,
हर आदमी के अंदर कमीनापन है, निकालना है उसको, वही एक्टर का काम। बिल्कुल, आप निकाल लीजिए। एट टाइम्स व्हाट डू यू नीड एट टाइम्स। या एब्सोल्युटली, और आपको निकालना पड़ेगा। आप कोई भी परफॉर्म कर रहे हो, किसी में घुस रहे हो, और जैसा आपने स्टार्ट किया, जो मेरी पहले बात हो रही थी, when you act in front of the camera you will be caught, you will be the over actor. When you react in front of the camera, that is acting. You need to react to it. पुराने समय की बड़ी बात हुई, पुराने वक्तों की बड़ी बात हुई। आपने अभी बात की दिलीप साहब की, उसी समय में एक नाम और है, राजेश खन्ना साहब। और राजेश खन्ना साहब से आपका जो संबंध है वो ऐसा है कि मैं बताता शायद ठीक न लगूं। आप ही से मैं जानना चाहता हूं कि राजेश खन्ना साहब कौन है आपके लिए, और राजेश खन्ना साहब से आपका संबंध क्या है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आज मैं जो भी हूँ, अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने करियर चालू किया और कोई प्लान करियर नहीं था जी, मेरे को ऑफर्स आती गई, मैं करता गया। आई थिंक इट इज़ हिज ब्लेसिंग। एंड मैं उनके और मेरे रिलेशन को सिर्फ एक छोटे से वर्ड में डिफाइन करना चाहता हूँ, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ही वॉज माई सोल ब्रदर, मेरे गार्डियन, मेरे मेंटर और मेरे भाई, मेरे सोल ब्रदर। आत्मिक ब्रदर से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। एंड वी यूज्ड टू स्पेंड मोर देन 15 आवर्स टुगेदर in the last 25 years of his death, and in fact he died in front of me. So उनकी जर्नी और उसके जैसा महान आदमी मैंने आज तक लाइफ में देखा नहीं अभी तक, क्योंकि राजेश खन्ना was like you know कोकोनट, बाहर से थोड़ा हार्ड, अंदर से बहुत नरम, और वो थोड़ा ना एक्सपोज नहीं होते थे, उनको काफी लोग जान नहीं पाते थे, मतलब कि क्या है, लेकिन वो इतना जिसे बोलो सेंटिमेंटल आदमी तो मैंने अपनी लाइफ में उनके अलावा तो देखा नहीं। और आज जो वो सुपरस्टार बने, तो मैं उसके लिए भी यही बोलूंगा कि उनमें सुपरस्टार का डीएनए था और एंड तक था। आपने एक बात कही जनाब अभी कि लोग ना उनको अंदर से नहीं जान पाते थे, गार्ड्स थे, वो ओपन अप नहीं होते थे। क्या आपको लगता है कि ये स्टारडम का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि एक स्टार को कई बार खुद को थोड़ा सा रोक कर रखना पड़ता है टू क्रिएट द स्टार इफेक्ट? आई थिंक सम परसेंटेज यू आर राइट, बट इट ऑल डिपेंड्स, यू नो। देखो ये प्रोफेशन ऐसा है कि यू हैव टू बी सेंटिमेंटल। खन्ना साहब के संदर्भ में ही बात कर, मैं खन्ना साहब के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर में सेंटिमेंट्स नहीं है जी, तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, वो सेंटिमेंट्स एक जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सेंटिमेंट्स की बहुत वैल्यू है, भाई की तरफ, प्रेमिका की तरफ, माँ की तरफ, फादर की तरफ, दोस्त की तरफ, सेंटिमेंट्स, हम सेंटिमेंट्स पे ही खेलते हैं। और जो अब मैं और किसी की बात ना करते हुए कमिंग बैक टू मिस्टर खन्ना ओनली, वो बहुत ही भावुक इंसान थे, बहुत भावुक, और यहाँ तक बता देते थे कमरे के अंदर कोई एंटर किया कि वो नेक्स्ट वर्ड क्या बोलने वाला है, मतलब वो यहाँ तक उनकी कैलकुलेशन थी कि ये बोलेगा ही, और वो बोलता था। वो एक बारी नहीं, हजारों बारी हुआ है मेरे साथ में कि वो आज सर बोले कि ये ओपनिंग लाइन ये बोलेंगे, नहीं बोले तो मेरा नाम राजेश खन्ना नहीं, और वो अचानक आके खाली वही लाइन से स्टार्ट करते थे। तो आदमी को अंडरस्टैंड करना एक बहुत, और ही वॉज वेरी आई विल से इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ ए पर्सन, और बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, रीडिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी अच्छे से। तो ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर के, और जो अब मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं उनको, मतलब 1 साल पहले उन्हें मालूम था कि वो जाने वाले हैं। उनकी डेथ से 1 साल पहले उन्हें मालूम था कि वो जाने वाले हैं, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और मेरे को यहाँ तक बोलते रहे, गाड़ी में हम जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ तक उनसे बोलते हुए सुना कि मेरे को ये मेरा क्रिमेशन यहाँ कर दियो, मेरा चौथा यहाँ कर दियो, और लास्ट तक मेरे को ऋषिकेश लेके जाइए, हरिद्वार नहीं, मेरे को ऋषिकेश से जाने का है वहाँ से, और तू ज़रूर बरसी तक रही हो मेरे साथ में, मतलब एंड यू नो वेरी इमोशनल काइंड ऑफ ए पर्सन। एक बारी की बात है, लीलावती में एडमिट थे वो, लीलावती हॉस्पिटल में तबीयत खराब थी, तो एक वेंट को देख रहे थे, एसी वेंट को, तो मैं भावुक की बात बता रहा हूं। तो और कभी मैंने उस 1 साल के अंदर जी उनको कभी उनका सैड मोमेंट नहीं देखा, उनके चेहरे पे सैडनेस नहीं देखी। ही लिव्ड हिज लाइफ लाइक आनंद। वो और
मतलब वो किस तरीके से वो वेंट देखते हुए, मैंने कहा काका जी थोड़ा डर लग रहा है आपको, थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम्स, यू आर देयर नाउ। और अक्सर वो मेरे को बोलते थे कि अमिताभ बच्चन वॉज माई रियल टाइम बाबू मोशाय, यू आर माई रियल टाइम बाबू मोशाय, से लाइक दिस। हमने बहुत जिंदगी का उतार चढ़ाव इकट्ठे देखा है। मैंने अपनी उस 25 साल के अंदर डिसीजन अपनी लाइफ के मैंने नहीं लिए, उन्होंने लिए मेरी हर, और जो बोला वैसा ही किया मैंने, और मैंने जो बोला वैसा ही उन्होंने किया। तो वो बॉन्डिंग थी। और वो जैसे बोला सेंटिमेंटल तो बहुत ज्यादा थे। और जिससे, और एक और मैं बात बताऊं, एक गाड़ी जो उन्होंने खरीदी, कोई गाड़ी, अब वो पुरानी होगी ना, एज हो जाती है, उस गाड़ी को भी नहीं बेचते थे। बोलते कि इतने साल मेरे को इस गाड़ी ने सेवा करी है, मैं साली बेच दूं, किसी को दे देते थे ऐसे ही, बोलते बेचूंगा नहीं। आप सोचिए, जो एक वस्तु से प्यार कर सकता है वो इंसानों से कितना प्यार करता होगा। अभी आपने कहा कि जैसा वो बोलते थे वैसा आप करते थे एंड वाइस वर्सा, तो एक बहुत बड़ा एक अंतराल रहा जब आखिरी बार उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट में काम किया, तो वो काम ना करना उतने समय, वो किसका मन उन्हीं का था कि वो काम नहीं करना चाहते थे, या फिर किस तरीके से वो पूरा वक्त गुजरा? अगर आप बोलेंगे बीच में वो राजीव गांधी उनको चाहते थे कि पार्लियामेंट लड़ें, वो न्यू दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और बहुत सेवा की उन्होंने लोगों के लिए, और उस समय भी पॉलिटिक्स में भी यही होता था। अभी क्या होता था, आपने भी देखा होगा कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के लिए नेता कुछ करता है तो वो पहले अपना बोर्ड लगाता है, फिर पोस्टर लगाता है, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। राजेश खन्ना उस पर भी बिलीव नहीं करते थे। वो काम करा के बोले खत्म, मेरा काम खत्म, मेरी पब्लिक को ये चाहिए, मैंने ये करा दिया। तो उनका वहां पे भी वो जिसे बोलते हैं ना कि क्रेडिट लेने वाला, वो एटीट्यूड ही नहीं रहा। बोले कि मेरा काम है यहाँ पे सेवा करना, वो मैं कर रहा हूँ, और चाहे अपने ये एमपी फंड से हो या किसी से कराना हो, मतलब दूसरी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके टाइम में, तो उनसे भी काम करा लेते थे, उनसे काम करा के लेके आए, कहते बस काम खत्म हो गया, कोई क्रेडिट नहीं। जो मतलब उनका नेचर ये रहा। तो जब वो पब्लिक सर्विस में थे तो फिल्में करने का सवाल ही पैदा नहीं होता उस दौरान, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नाउ विल डू। अभी जो मैं वो अक्सर बोलते थे कि मैं आप लोगों को मतलब बात करते हुए कि अभी तक आपने मुझे सिनेमा में देखा है और आपके और मेरे बीच में सिनेमा का वो सफेद पर्दा आ जाता था। आज मैं आपके बीच में आया हूं सिनेमा के पर्दा को हटा के, और मैं जो रियल हूं रियल के हिसाब से ही काम करूंगा, और वही उन्होंने किया। तो इतने साल जब पब्लिक लाइफ के अंदर रहे, कांग्रेस के सदस्य रहे और बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए एक्टिवली और स्टार प्रचारक थे कांग्रेस के लिए, और मिसेस गांधी के साथ मिलके और राजीव जी उन्हें पॉलिटिक्स में लेके आए थे, बड़ा क्लोजली काम किया। तो उस दौरान काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और बीच में अगर बाय द वे कुछ अच्छा मिलता तो शायद कंसिडर कर सकते थे, बीइंग राजेश खन्ना जी। तो इसलिए उसके बीच में काफी गैप आया। जब वो 1 साल का वक्त जो मैं बता रहा हूं आपको, जब वो आनंद की तरह जिए, तो उनके दिमाग में बड़ी चीजें आती थी। तो इतने में बाल्की जी, आर बाल्की साहब ने बोला कि एक हेवल फैन की एड है और सुपरस्टार चाहिए वहां पे जी, सुपरस्टार लेना है, कैसे करना है। उन्होंने एनीवे हमने हाँ भी बोल दिया, और बल्कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी ये स्टेज थी कि वो अगले पल होंगे कि नहीं होंगे वो स्टेज पे जी। तो बहुत लीन एंड थिन एकदम पतले हो चुके। बिल्कुल, मैंने बताया स्टेज वो थी। तो उसके बाद बोला चलो ठीक है करता हूं, और वो उनको सिर्फ राजेश खन्ना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि यार विनोद को ले लो, इसको ले लो। बोला नहीं आपसे करना है। तो बोले चलो यार करते हैं हम लोग। तो साहिब हाँ बोला, और उनका जो बेड था उसके नीचे ना 2 स्टेप आते थे। तो शूटिंग से बहुत पहले उनका पैर इंजर्ड हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर। अब पैर पूरा सूज जाता है। अब मैं इससे आपको कमिटमेंट पता चलेगी एक एक्टर की क्या कमिटमेंट होती है। पैर बहुत सूज जाता है, और इन्होंने बोला यार बाल्की को मना यार, तो भूपेश उसको बोल दे यार किसी और को ले ले। बोला नहीं सर आप ही चाहिए, मैं वेट करूंगा। देन फाइनली यू नो व्हाट ही डिड, नानावती हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, क्योंकि जूता पहन नहीं सकते थे। जूता पहनने में क्योंकि उन हेयरलाइन फ्रैक्चर हो तो स्वेलिंग बहुत सारी। अब वो
मैंने उनको बोला यार बॉम्बे शूट कर लो, कि बोले नहीं मैं बैंगलोर करूंगा। मैं यार आदमी की ये हालत है यार, तुम उसको बैंगलोर लेके जाओगे शूट के लिए, एक तो ये और ऊपर उनका जो प्रॉब्लम चल रही थी वो चल ही रही थी। बट बोले यार इंटरफेयर मत कर भूपेश, विल गो। तो बोला वो, उन्होंने ये भी बोला यार मर जाएंगे यार, ये वो हेवल्स पैसे ले रखे हैं, ये वो जो एड वेड के। तो बोला ठीक है यार, मैंने कमिट किया ना, आई विल डू इट। एडमिट हुए नानावती हॉस्पिटल के अंदर में। अब एक दिन अपने पैर को बांधा, उसको बोला कि बांध, कोई नहीं, सिर्फ इसके लिए गए थे, पैर को ऊपर बांधा ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। उसके बाद सीधा व्हील चेयर पे एयरपोर्ट और व्हील चेयर से होटल बैंगलोर। और नेक्स्ट डे वो बाल्की जी ने बोला मैं सिर्फ 1-2 घंटे में आपको फ्री कर देता हूं। तो साहिब वो नहीं माने, बोले कि यार तू 4 और ले, 10 और ले, जब तक मिलता मैं तेरे साथ बैठूंगा। और उस दौरान उनकी हालत ठीक नहीं थी, चल सकते नहीं थे, बाथरूम बहुत दूर था। पूरे दिन ना उन्होंने कुछ खाया न पिया। कहता पीऊंगा तो मेरे को जाना पड़ेगा, तो ना गए। बोले नहीं, इसका जब तक ये बोलेगा नहीं पैकअप तब तक मैं जाऊंगा। सो ही वाज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। बोला कि मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं पूरा करके ही जाऊंगा। उत्तरार्ध की तरफ हम इंटरव्यू के बस एक बात और मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो सुना है कि लड़कियां उनको खून से लिख के लव लेटर, और गाड़ियां उनकी जब निकला करती थी तो लाल, सफ़ेद गाड़ी लाल हो जाया करती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में कि केवल किंवदंतियाँ रही हैं या फिर एक किसी व्यक्ति के स्टारडम को बताने के लिए कि हमने प्रतिमान गढ़ दिया, वो समय अगर उस समय भी आप थे तो ये कितना सही है और क्या है? मैं उस समय तो बहुत बच्चा रहूंगा, मतलब मैं पैदा ही हुआ होऊंगा उस समय तो। अच्छा। लेकिन मेरे को ये सारे किस्से मिस्टर खन्ना की तरफ से भी पता है और जो दोस्तों की तरफ से भी पता है जी। तो इवन ऑन रिकॉर्ड आईफा के अंदर अमिताभ बच्चन ने खड़ा होकर बोला था। अच्छा। कि हम यहाँ खड़े रहते थे तो लड़कियां जो उनकी टायर की, गाड़ी के टायर के धूल से अपनी मांग भरा करती थी। अमिताभ बच्चन ने ऑन रिकॉर्ड आईफा मकाऊ में बोला, स्टेज पे खड़े होकर। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है कि लिपस्टिक लगती थी। और अभी मैं अगेन ये बताना चाहूंगा कि इवन आनंद के अंदर भी वो खड़े रहते थे सब लोग, ये बोल के डायलॉग बोलते थे, निकल जाते थे, और उसके अंदर भी वही हाल होता था। और जो खून से चिट्ठियां, और मैं एक बीच में एक मंत्री साहिबान है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी, उस समय की मंत्री साहिबान, बिल्कुल वो नहीं, उस समय की नहीं मंत्री, वो लेटर ऑन मंत्री रही, राजस्थान या फिर राजस्थान की। अच्छा। तो वो अपना किस्सा नरेट कर रही थी। अच्छा। बोली कि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी और रजवाड़े फैमिली से, ये भी मैं बोल रहा हूँ रजवाड़े फैमिली से हैं। अच्छा। तो वो बोली कि मैं देखा एक बार हॉस्टल में, तो असेंबली रूम के अंदर में लड़कियां लाइन में खड़ी हुई, एक तस्वीर लगी हुई, तो पट्टियां कर रही थी। तो मैंने देखा ये राजेश खन्ना को कि मतलब तस्वीर पे पट्टियां करी जा रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपा था कि राजेश खन्ना को फीवर हो रखा है। तो वो हो रहा है हिस्टोरिया उसका। और इवन कई बार सलीम खान ने भी बोला कि इसने तो, सलमान ने तो कुछ भी नहीं देखा राजेश खन्ना के, 20% भी नहीं देखा जी। तो वो तो फैक्ट है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो जिस तरह का ओहरा था राजेश खन्ना का, और आपने भी अभी 2 सेकंड पहले इंटरव्यू चालू करने से पहले बोला था ऊपर आका नीचे काका। और ये चीज़ इसलिए भी कही जाती थी क्योंकि एज अ फैक्ट मुझे पता है बीबीसी के साथ उनका इंटरव्यू 2 से 3 बार लाइनअप हुआ, और मरहूम राजेश खन्ना साहब ने 2 से 3 बार, जितनी बार भी था, वहाँ नहीं पहुंचे वक्त देकर। फिर 9 बारी उन्होंने 9 एपिसोड पे उन्होंने बीबीसी पे दिया है पूरा। बिल्कुल। तो तब से ये चीज़ रही, क्योंकि उस समय लोग मरा करते थे कि बीबीसी, क्योंकि एक बड़ा नाम हुआ करता था लोग कि इंटरव्यू करें या कुछ हो इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आप आए, आपने बातें की, अपना काम एक एक्टर के तौर पे और उससे कहीं ज़्यादा एक इंसान के तौर पे जब आप किसी के साथ वो पल बिताते हैं जो कि उसके स्टारडम से दूर होते हैं, उसके टायरों से सड़क पे पड़ते हुए निशानों की जो लोग जो उन्हें प्रतिमान देते हैं, जहां उन्हें बिठाते हैं, उनसे अलग उसके कुछ शांत पलों में जब उनके साथ होते हैं, जब वो किसी हॉस्पिटल में किसी एक इवेंट को देख रहे होते हैं, वो निभाने के लिए शुक्रिया। क्योंकि शायद ये बड़े बड़े स्टार शायद बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में लोगों की चीख पुकार सुनकर खुश तो बहुत होते हैं, मगर तन्हाई में उनको चाहिए कोई ऐसा इंसान जो सही में कह सके कि हाँ मेरे रियल टाइम लाइफ टाइम बाबू मोशा है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। मैं थैंक यू वेरी मच आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और चलते हुए मैं एक बात बोलूँगा, जो राजेश खन्ना को बहुत प्यार दिया लोगों ने, तो मैं चाहूँगा उसका कुछ प्रतिशत प्यार मेरे लिए भी रखें। और मैं ये जाते हुए कहूँगा कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया है ज़माना,
मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया है ज़माना, मेरी ज़िंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल ना जाना। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर याद आता है मुझे भी कि चाहते हैं शोहरत उल्फतें। हाँ, और ये वो अक्सर बोला करते थे, आप ना जाने मुझे समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। आप ना जाने मुझे समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार रखूंगा कहाँ, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार रखने के काबिल नहीं मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहते इस दुनिया में हरदम रहता नहीं। इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहते इस दुनिया में हरदम रहता नहीं मेरे हमदम मेरे दोस्त। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था।